बिल आखिर आजाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शंस हो गए और जो मैंने कुछ दिन पहले इंकिशाफात किए थे आजाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों बिलखुसूस खवातीन की नशिस्तों के हवाले से, जरा पहले आप ये सुन लीजिए। सामने आ रहे हैं, जराए हमें बता रहे हैं कि किन नामों के ऊपर इत्तफाक हो सकता है या बहुत ज्यादा करीब है वो नाम। इस हवाले से तो सहरिश कमर साहिबा हैं, उनके हवाले से ये है कि वो कंफर्म है कि वो एमएलए बन जाएंगी मखसूस नशिस्त के ऊपर। इसी तरीके से मरियम कश्मीरी साहिबा का नाम जो है वो काफी हल्के ले रहे हैं। मरियम इदरीस साहिबा भी हैं और इसके साथ साथ जो मिसेस आबिद हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं वो इन 3 सीटों के लिए, क्योंकि ये डिसाइड हुआ है, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि 2 नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तें रखेगी खवातीन की, और जो 3 नशिस्तें हैं वो रखेगी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इस हवाले से ये नशिस्तें रखेगी। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं। तो जनाब आपने सुना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं यासिर रहमान। जनाब आजाद कश्मीर पे मामलात हुकूमत साजी के हवाले से, आईनी ओहदों के हवाले से, हलफ बर्दारी के हवाले से मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर थी कि सबसे पहले इलेक्शंस ना हो, अमन अमान की सूरत हाल खराब की गई, बिलखुसूस कुछ डिवीजन के अंदर, उसके बाद हमने बाकी जिलों के अंदर भी देखा, मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल को खराब करने की कोशिश की गई, मीरपुर से भी इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो नुमाइंदगी इस वक्त कानून साज असम्बली में मौजूद, आज उन्होंने हल्फ बर्दारी हो गई। जनाब तमाम जो नए मुंतखब होने वाले अरकान कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर के हैं, उससे पहले मखसूस नशिस्तों का एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। मैंने जैसे कि इस पहले मेरे क्लिप में आपने देखा कि मैंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या बात कही थी कि मखसूस नशिस्तों में जो मेरी इतलात है, मेरी खबर है, मेरी जो जराए से बात हुई थी, तो उसमें 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो ये मामला कुछ दिलचस्प इसलिए हुआ क्योंकि 5-5 जो वोट्स थे बेसिकली एमएलए के, वो टोटल जो है 38, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन करके आपको बता दिया था कि 26 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास वोट्स थे, यानी एमएलएस के, और 12 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वोट्स थे इन मखसूस नशिस्तों को इलेक्ट करने के हवाले से। तो इसमें जनाब जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त थी वो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब के हवाले से, वो जो जनाब उनको उतने ही वोट मिले जितने के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास वोट थे। इसी तरीके से जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए वो ओवरसीज की सीट के ऊपर अराई साहब थे, वो जनाब मुंतखब हो गए इसके ऊपर, और जो उलमा और मशाइख की सीट है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में आई। अब खवातीन के हवाले से आपको बताते चलें तो खवातीन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 3 खवातीन थी, यानी मरियम इदरीस साहिबा और मरियम कश्मीरी साहिबा और सहरिश कमर साहिबा, ये तो जनाब प्रायोरिटी लिस्ट में थी और ये फौरन हो गई। अब जो शोएब आबिद साहब की वालिदा हैं, जो मरहूम आबिद साहब की अहलिया हैं, जिनके साथ एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप अगर उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट हैं उनके हक में बैठ जाते हैं तो आपकी जो वालिदा हैं उनको मखसूस नशिस्त दे दी जाएगी। तो इस हवाले से उनके लिए एफर्ट हुई। तो आखिर में 5 जो वोट्स थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास बच गए। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कंफर्म जिनका था वो फरजाना याकूब साहिबा थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन 2 खवातीन और थी जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। एक तो जोबिया खुर्शीद राजा साहिबा, यंग पार्लियामेंटेरियन कह सकता हूं मैं, अब तो पार्लियामेंटेरियन है, इसमें कोई शक नहीं है, यंग एस्पिरेंट थी उस वक्त, और बड़ी एक बहादुर लड़की, उसने जनाब बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तमगा शुजात उसको उसके लिए यकीनन उसमें उसका नाम आ गया है और इंशाल्लाह उसको मार्च में, जो आइंदा मार्च है उसके अंदर मिल भी जाएगा। तो एक तो उसका नाम था और दूसरा जो है वो शाहीन कौसर डार साहिबा का था, जो बड़ी सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। तो शाहीन कौसर डार साहिबा ने आखिरी लम्हात के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विड्रॉ करा लिए। तो फिर 2 खवातीन बच गई, वो एक खातून जो है वो फरजाना याकूब साहिबा उनकी, और दूसरा जो है राजा साहिबा वो बच गई। तो उन्होंने जनाब अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए। तो एंड पे आके ये 5 यानी 7 जो वोट है वो फरजाना साहिबा को तो पड़ गए, फरजाना साहिबा तो हो गई इलेक्ट। अब 12 सीटें इनके पास थी, तो 12 वोट थे, तो 5 इनके पास बच गए और 5 जो है वो उनके पास बच गए, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास। तो दोनों के दरमियान टाई हो गया। जब टाई हो गया तो फिर टॉस पे मामला हुआ, टॉस पे हुआ तो फिर किस्मत की जो देवी है वो मेहरबान हुई जोबिया खुर्शीद राजा के ऊपर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में इस तरह ये दूसरी नशिस्त की खवातीन की आ गई। तो इस वक्त जनाब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं या कानून साज असेंबली में जो 7 नशिस्तें हैं, यानी रावलाकोट या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की और 2 सुदन होती की, यानी 5 रावलाकोट की और 2 सुदन होती की, तो ये 7 बन जाती हैं ओवरऑल पुंछ डिवीजन से, अगर हम बात कर लें बाको और फॉरवर्ड कोटा को छोड़कर। तो ये जो नशिस्तें हैं सामने आई हैं, इनको छोड़कर तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन है वो है जनाब 32 नशिस्तें या 32 एमएलए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है। बहुत बड़ा नंबर है, जिसे हम कहते हैं सादा अक्सरियत है। जो भी वज़ीर आज़म यकीनन बनेंगे, और जैसे मैं अपने पहले व्लॉग्स में कहता रहा हूं, शाह गुलाम कादिर साहब, मैं पहले से ये बात कर रहा हूं, मैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मामलात हैं, जिस तरह से उनकी सीनियरिटी है, जिस तरह से उनकी एफर्ट्स हैं, जिस तरह से वो संजीदा हैं, तो यकीनन वो प्राइम मिनिस्टर की मोस्ट फेवरेट जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस कैंडिडेचर के लिए हैं। और वो एक आध दिन में मेरे ख्याल है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी इस हवाले से हो जाएगा और बाज़ हल्कों में हो भी चुका है। तो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 32 यानी इस वक्त एमएलए आ चुके हैं, जिनमें से 31 इनके अपने और एक अवामी दस्तबाजू पार्टी जो है साजिद अब्बासी साहब वो हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले 12 थी और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलाकर तो 14 नशिस्तें हो चुकी हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो हुकूमत बनाने की इस वक्त पोजीशन में है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मामला यह है कि इस वक्त आगे जो मामला चलेगा वो अब हुकूमत साजी का मरला आना है, उस और साथ साथ आईनी ओहदों का फैसला होना है। आईनी ओहदों में जनाब स्पीकर का फैसला होना है, उसकी भी वोटिंग होगी, और डिप्टी स्पीकर का फैसला होना है, और इसके साथ साथ यानी जो है मामला वो प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर के हवाले से होगा। तो अब खबर देने का वक्त आ गया है, तो खबर हम आपको देते हैं जनाब। खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर आपके मुजफ्फराबाद डिवीजन से होंगे, स्पीकर आपके
वो मीरपुर डिवीजन से होंगे, और आपके सदर वो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके पुंछ डिवीजन से होंगे। और सदर का सियासी होना भी जरूरी नहीं है। तो ये जनाब, ये मैं आपको खबर देके जा रहा हूं, और इसको आप मेरा एनालिसिस भी समझ लें, मेरी खबर भी समझ लें, और ये जनाब आपने अपने मामला रखने हैं सामने। अब जनाब शाह गुलाम कादिर साहब के हवाले से मैं कह चुका हूं, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो आज टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर मुंतखब हुए हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं यकीनन। और लेकिन बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब के हवाले से जो चहमागोइयां हो रही थी कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब हो सकता है कि इनको रिजर्व सीट पर लाकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर लाया जाए, तो जनाब ऐसे हालात नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। क्योंकि एक शख्स, मैं फिर ये कहता हूं कि अगर हम जमहूरी रवैयों को देखें, सीनियरिटी को देखें, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब के एक्सपोजर को देखें, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब की सियासी तारीख और काविशों को देखें, तो उस हवाले से और सबसे बड़ ऑन कहते हैं ऑन टॉप ऑफ इट, सबसे बढ़कर आजाद कश्मीर के जो मारूजी हालात हैं और मौजूदा हालात हैं, इनको देखें, तो इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके अगर हम देखें तो इस वक्त हमें एक एक्सपीरियंस्ड, एक तजुर्बाकार सियासतदान की जरूरत है। वो सियासतदान, वो तजुर्बाकार सियासतदान जो बराह रास्त वोट लेकर, अवाम का वोट लेकर आया हो, अवामी नुमाइंदों का वोट लेकर ना आया हो। बिकॉज अगर इस तरह का कोई स्टेप लिया जाता है जो कि करीना कयास नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो मैं समझता हूं या जितना मुझे पता है, तो वो बैकफायर करेगा। और आपको आजाद कश्मीर की जो हालिया तारीख है उस हवाले से तो पता है कि वहां पे वजीर आजम बदलते हुए देर नहीं लगती। ये जो पीटीआई का पिछला दौर था, फिर आपने देख लिया कि किस तरह से पहले वो अब्दुल कयूम नियाजी साहब आए, फिर सरदार तनवीर साहब आए, उसके बाद फिर अनवार साहब आए, और फिर फैसल मुमताज राठौर साहब आए। तो जनाब हैट्रिक भी हो गई, और हैट्रिक के बाद चौथा प्राइम मिनिस्टर भी आ गया। तो इसलिए इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कोई तजुर्बा किया जाएगा। और आजाद कश्मीर का जो भी वजीर आजम बनेगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे मैंने कहा, शाह गुलाम कादिर साहब आएंगे, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा कि आजाद कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो तो बिल्कुल करेंगे, उसके ऊपर विफाक भरपूर तवज्जो देगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कलदम अवामी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसके जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करना भी पड़ेगा। एक बड़ी भारी जिम्मेदारी पहले दिन से यकीनन आपको सादा अक्सरियत मिल गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और मेरा ये ख्याल है, जो मैंने पहला भी तज्जिया दिया था, कि इसके अंदर पावर शेयरिंग मुझे नजर नहीं आ रही। यानी प्रेसिडेंट जो है वो अगर नून का नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी का भी नहीं होगा। मतलब आप इस बात को इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश कर लें। तो पावर शेयरिंग वाला मामला मुझे नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। और यानी जो पाकिस्तान में जो मामला चले हैं, तो उस तरह नजर नहीं आ रहा। वो आज आपने देख लिया कि आज जो डिसीजन भी हुआ खवातीन के मामले पर, तो उनकी आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो फिर वो टॉस पे मामला हुआ कि भाई जिसके जो टॉस जीत गया वो फिर एमएलए बन जाए। तो इसलिए मेरा ये जाती ख्याल है कि पावर शेयरिंग वाला मामला नहीं होगा, और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भरपूर मौका दिया जाएगा कि आप आएं, आकर परफॉर्म करें, आजाद कश्मीर के मसाइल दर्जा बदर्जा हल करें, अमन अमान के जो मामलात हैं उसको बेहतर करें, तरक्की के मामलात बेहतर करें, नौजवानों की जो नौकरियों के मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, उसे बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उसे बेहतर करें, इदारों के अंदर मेरिट लेके आए, निजाम इंसाफ को बेहतर करें। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वज़ीर आज़म होगा उसके सामने ये चैलेंजेस होंगे। और जो पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता है, जिसको तोड़ने की कोशिश की गई है और जिसके ऊपर दरार डालने की कोशिश की गई है, उसे ये जो वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट है, उनकी काबीना है, वो क्या ऐसा बयानिया तरतीब देते हैं जो लोगों के अंदर दोबारा से सिरायत कर जाए, और हर जगह से, हर 10 जिलों से हमें पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद होता हुआ नजर आए, बिलखुसूस पुंछ डिवीजन से। तो ये जो लीडरशिप अभी आने जा रही है, यकीनन ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर होंगी। तो इसके लिए कंधे मजबूत होना बड़ा जरूरी है, जो कि एक 32 अगर आप 7 सीटों को छोड़ भी दें तो 32 नंबर्स के साथ कंधे काफी मजबूत हैं। और लीडरशिप में अगर सीनियर लोग आगे आते हैं, जैसे कि मैंने शाह गुलाम कादिर साहब के हवाले से बात की, या चौधरी तारिक फरूक साहब स्पीकर आते हैं, उन्होंने यकीनन हाउस को भी ऑर्डर में रखना है, सबके साथ सबको साथ लेकर चलना है। तो मैं ये समझता हूं, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि मामला काफी हद तक आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको आजाद कश्मीर आज से 2 साल के बाद बहुत जबरदस्त लगेगा। और हमें ऐसे लगेगा कि जैसे ये जो एक बैड पैच आया था, ये हमें मजीद मजबूत करने के लिए आया था, पाकिस्तान और कश्मीरियों को मजीद आपस में से कहते हैं शेरो शकर करने के लिए आया था। तो जनाब मेरा एनालिसिस खबर भी मैंने आपको दे दी, और आज पूरे दिन के हवाले से क्या होता रहा वो भी आपको बता दिया। तो हम जो जुबिया खुशीद हैं उनको, और जो पहली बार आ रही हैं इसके अंदर, और इसके साथ मरियम जमान को, मरियम इदरीस को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, फरजाना साहबा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। सब खवातीन बहुत पढ़ी लिखी हैं और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। और उसके साथ साथ जो मौलाना साहब पहले भी आते रहे हैं, फिर इफ्तिखार गिलानी पहले भी यानी विन करके आए थे, 2016 में आए थे, और इसी तरीके से जो आराई साहब हैं वो ओवरसीज की निशिस्त में हैं। तो होपफुली जो ओवरसीज का मामला है, जितनी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ओवरसीज को, कश्मीरी ओवरसीज को हो चुकी है, उसको दूर करने में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पोर्टफोलियो की, जो ओवरसीज निशिस्त आराई साहब आ रहे हैं, उनकी ये होगी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें और ओवरसीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आजाद कश्मीर की तरफ मूव करें। तो जनाब आज का व्लॉग इतना, मान को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।